हेलो फ्यूचर नर्सिस, मैं हूं नसीम और आप देख रहे हैं मिशन नर्सिंग सिलेक्शन। आज हम हीमेटोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एनीमिया। एग्ज़ाम चाहे एचएसएससी हो, आरआरबी हो, नॉरसेट हो या ईएसआईसी, एनीमिया से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। इस क्लास में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि एनीमिया क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है। सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इमेज को देखें तो आपको 3 इमेज इसमें दिख रही होंगी। पहली सेल जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरी सेल को देखें तो जो कि पेल एंड स्मॉल है, ये हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। तीसरी सेल सिकल सेप की सेल है, यानी चांद की सेप की, जो कि हमें सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलती है। सबसे पहले हम समझते हैं एनीमिया का क्या मतलब होता है। तो फ्लो चार्ट को देखें। सबसे पहले एचबी और आरबीसी कम हो जाता है। अब सोचिए, अगर आरबीसी कम हो गया तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा, अगर हमारा आरबीसी कम हो गया तो। इसलिए जो ब्लड की ऑक्सीजन ऑटो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस, फटीग, चक्कर आना, सांस फूलना, पाल्पिटेशन जैसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पर। नंबर 1 पे है हमारा ब्लड लॉस एनीमिया। इसका मतलब है बॉडी से ब्लड का एक्सेसिव लॉस होना। ये 2 तरह का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है सडन ब्लीडिंग, जैसे हेमरेज, रोड ट्रॉपिक एक्सीडेंट, ट्रॉमा, नोज ब्लीडिंग, ये सब हमारा एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर आता है। दूसरा है हमारा क्रोनिक, जीआई ब्लीड, अल्सर और पाइल्स, ये हमारे क्रोनिक ब्लड लॉस के अंदर आते हैं। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो उसके अंदर आता है न्यूट्रिशनल एनीमिया। पहला इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा आता है मेगोब्लास्टिक विटामिन B9 या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, तीसरा हमारा आता है परनीशियस विटामिन B12 या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन सा है, तो हमारा आयरन है जो मोस्ट कॉमन एनीमिया है। नंबर 3 की बात करें तो हीमोग्लोबिनोपैथीज, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया इसके अंदर आते हैं। और 4th की बात करें अदर्स में हीमोफीलिया, आईटीपी एंड डीआईसी। इन टॉपिक्स को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल सिर्फ क्लासिफिकेशन याद रखिए। हेलो फ्यूचर नर्सिस, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप आयरन मेटाबॉलिज्म समझ गए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन है, हम जो आयरन खाने से लेते हैं क्या वो डायरेक्टली बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है? आंसर है नहीं। देखिए स्क्रीन पर, जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, फूड से जो आयरन लेते हैं वो मोस्टली फेरिक आयरन फॉर्म में होता है, वो हमारा फेरिक फॉर्म में होता है। फेरिक आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता यहाँ पे। इससे आगे स्टोमक का रोल स्टार्ट होता है। स्टोमक में होता है हमारा HCl और विटामिन C, जो कि मिलकर फेरिक आयरन को फेरस में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा हमारा स्टोरेज फॉर्म है, वो 20% होता है। अब मान लीजिए बॉडी को एक्स्ट्रा आयरन मिल गया, बॉडी इसे वेस्ट नहीं करती, ये फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेती है। स्टोरेज के 2 फॉर्म होते हैं, फेरेटिन और हीमोसिड्रेसिन। और जो बॉडी का मेन स्टोरेज फॉर्म है वो होता है हमारा फेरेटिन। इसलिए जब डॉक्टर आयरन डेफिशिएंसी का डाउट होता है तो वो सीरम फेरेटिन टेस्ट करवाते हैं। अगर फेरेटिन कम है तो इसका मतलब बॉडी को आयरन भी खत्म हो रहा है। अगर फेरेटिन कम है इसका मतलब बॉडी के आयरन स्टोर्स भी खत्म हो रहे हैं। इसी वजह से फेरेटिन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कन्फर्मेटरी टेस्ट मानते हैं। जो हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है फेरेटिन। फेरेटिन को कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी का। 1 मिनट हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो हम फूड से आयरन लेते हैं वो फेरिक फॉर्म में लेते हैं। जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है हमारा फेरस फॉर्म में। 80% हमारा फंक्शनल आयरन होता है, 20% हमारा स्टोरेज आयरन होता है और मेन स्टोरेज प्रोटीन होता है हमारा फेरेटिन। फ्यूचर नर्सिस, अब हम पढ़ने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो नर्सिंग एग्जाम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले समझते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बनता
और जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इसी कंडीशन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। स्क्रीन पर 4 कॉजेज दिए गए हैं। पहला है इनटेक, डिक्रीज इनटेक, मतलब पेशेंट आयरन रिच डाइट नहीं ले रहा है, जैसे पोर न्यूट्रिशन डाइटिंग या माइल न्यूट्रिशन। और एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, अगर कोई पेशेंट सिर्फ जंक फूड खाता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, जैगरी, पल्स या मीट नहीं खाता, तो धीरे धीरे आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा है हमारा डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, कभी कभी पेशेंट आयरन खा रहा होता है लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये किस कंडीशन में होता है? सीलियक डिजीज, क्रोनिक डायरिया या गैस्ट्रेक्टोमी के बाद के जो पेशेंट होते हैं उनमें आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, मतलब प्रॉब्लम डाइट में नहीं, एब्जॉर्प्शन में होती है। तीसरा हमारा इंक्रीज डिमांड, कुछ कंडीशन में बॉडी को नॉर्मल से ज़्यादा आयरन चाहिए होता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे, चाइल्डहुड ग्रोथ और एडोलसेंस में। अगर एक्स्ट्रा डिमांड के हिसाब से आयरन नहीं मिला तो आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। फोर्थ है हमारा यूटिलाइजेशन या इंक्रीज्ड लॉस, बॉडी से ब्लड बार बार लॉस हो रहा है, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पाइल्स, जीआई ब्लीडिंग, हुकवर्म इन्फेक्शन, ये भी आयरन डेफिशिएंसी का कॉमन कॉज है। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की। सबसे पहला सिम्टम्स है पेलर, पेशेंट का फेस और कंजक्टाइवा पेल दिखने लगता है, ये हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से होता है। दूसरा है हमारा पाल्पिटेशन और टेकिकार्डिया। अब एक क्वेश्चन, एचबी कम होने पर हार्ट रेट क्यों बढ़ता है? जब हमारा एचबी कम होता है तो हमें हार्ट रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी ऑक्सीजन की कमी कंपनसेट करने के लिए हार्ट को फास्ट पंप करवाती है, इसलिए पेशेंट को पाल्पेशन और टेकिकार्डिया होता है। अब हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो चुकी होती है। फिर आता है हमारा हेयरफॉल और मसल पेन। आयरन डेफिशिएंसी में हेयरफॉल भी होता है और मसल को ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से वीकनेस और पेन भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम डायग्नोज की। सीबीसी, पीबीएफ, सबसे पहले सीबीसी करेंगे, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। अगर हम सीबीसी करेंगे तो उसमें हमें एचबी कम देखने को मिलेगा। पेरिफेरल ब्लड फिल्म, इसमें जो माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो माइक्रोटिक यानी छोटा साइज और लेस कलर हमें आरबीसी देखने को मिलेगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है सीरम फेरेटिन लेवल। उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग केयर क्या देनी है आयरन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को। टेक ओरल आयरन, पेशेंट को फेरस सल्फेट दिया जाता है, ध्यान रहे फेरस फॉर्म ही एब्जॉर्ब फॉर्म होती है। अब देखते हैं हमें नर्सिंग केयर क्या करनी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ओरल आयरन, पेशेंट को फेरस सल्फेट दिया जाता है, ध्यान रहे फेरस फॉर्म ही एब्जॉर्ब फॉर्म होती है। ऑरेंज जूस के साथ क्यों देते हैं हम? आयरन टेबलेट को ऑरेंज जूस या विटामिन सी के साथ देने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ड्रिंक लिक्विड आयरन विद ए स्ट्रॉ, लिक्विड आयरन टीथ पर स्टेन कर सकता है, इसलिए स्ट्रॉ यूज करते हैं। अवॉइड अल्कलाइजर, मिल्क और एंटा एसिड्स आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, इसलिए आयरन टेबलेट को मिल्क के साथ कभी नहीं देना चाहिए। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन एनीमिया क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आरबीसी कैसा दिखता है? माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है? सीरम फेरेटिन। बेस्ट एब्जॉर्प्शन किसके साथ होता है? विटामिन सी के साथ। मिल्क के साथ आयरन टेबलेट को क्या करना है? अवॉइड करना है। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोलाइटिक मेगाब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B9 डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, इसको मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्यों बोलते हैं? मेगा का मतलब होता है बड़ा और ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर सेल, मतलब बड़ी और इमेच्योर सेल को हम मेगाब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इसमें आरबीसी नॉर्मल साइज की नहीं बनती, बल्कि बड़ी और इमेच्योर आरबीसी बनती है, जिसे हम मेगाब्लास्टिक कहते हैं।
लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका रीज़न है विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डीएनए सही से नहीं बनेगा तो आरबीसी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाएगी, इसलिए बोन मैरो से लार्ज और इमेच्योर आरबीसी ब्लड में आने लगती है। अगर हम इमेज को देखें, जो हमारी ये वाली इमेज है ये नॉर्मल आरबीसी है और ये वाली हमारा मेगाब्लास्टिक इमेच्योर आरबीसी है। नॉर्मल आरबीसी का साइज़ 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में आरबीसी का साइज़ बढ़ जाता है। इस वजह से एनीमिया को हम मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगर हम कॉजेज़ की बात करें, सबसे कॉमन रीज़न है पोर डाइट लेना और ग्रीन लीफ वेजिटेबल ना लेना। सेकेंड रीज़न है प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड चाहिए होता है। अगर मदर एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड ना ले तो डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में इंटेस्टाइन डिजीज़ की वजह से भी फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट वीक होगा, थकान होगी, पेलर होगा, क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं कर पा रही, इसलिए पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं। ये सिम्टम्स ऑलमोस्ट दूसरी एनीमिया जैसे ही होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है। फॉलिक एसिड रिप्लेसमेंट दी जाती है, साथ ही डाइट इंप्रूव करनी होती है और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनच, मेथी, बथुआ, ये हमें लेनी होती है। इनमें बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड पाया जाता है। हीट डेस्ट्रॉयड फॉलिक एसिड, इसका मतलब होता है अगर आप वेजिटेबल्स को बहुत देर तक पकाओगे और ओवर कुक करोगे तो उसमें प्रेजेंट फॉलिक एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वेजिटेबल्स को लाइटली कुक करें या स्टीम करें। ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं, जैसे स्पाइना बाइफिडा, जिसकी वजह से डॉक्टर प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही फॉलिक एसिड टेबलेट स्टार्ट करवा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परनीशियस एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स। इसमें हमें रेड बीपी टंग देखने को मिलती है, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन इन फिंगर्स, इरिटेबिलिटी, मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स, पाल्पिटेशन एंड टेक्निपिया देखने को मिलता है। और इसमें हम डायग्नोसिस की बात करें, इसमें हमारा सीरम B12 लेवल कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका, एंड PBF मैग्रोब्लास्टिक एंड हाइपोक्रोन। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, विटामिन B12 रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं और इंजेक्टेबल में और साइनोकोबालामाइन टेबलेट देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड थैलेसीमिया, ए डिसऑर्डर फीचरिंग डिफेक्ट ऑफ HB स्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम इन अल्फा एंड बीटा सेल। ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अल्फा चेन में हमारे 4 जीन होते हैं एंड बीटा चेन में हमारे 2 जीन होते हैं। थैलेसीमिया माइनर होता है एंड थैलेसीमिया मेजर होता है। इसमें हमारे वो दोनों जीन एब्सेंट होते हैं। जो हमारा थैलेसीमिया अल्फा है ये माइनर होता है और थैलेसीमिया बीटा है ये मेजर और सीवियर एनीमिया होता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, अगर हम एक्सरे करते हैं तो उसमें हमें जो स्कल है वो हेयर लाइक अपीयरेंस से दिखता है एंड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें हम रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं एंड चिलेजिंग एजेंट्स देते हैं। उसके बाद हमारा सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिनिन, इट क्रिएट्स एबनॉर्मल HB इन RBC। ये हमारा हाइपोक्सिया, फीवर, डिहाइड्रेशन और लैक ऑफ फ्लूइड की वजह से जो हमारी सेल है वो सिकल शेप की हो जाती है। इसमें सिकलिंग्स क्राइसिस, वेसोकल्सिव क्राइसिस, इस्चीमिया टू ब्लड एंड सेल एंड टिश्यूज़। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमें स्केलेटल पेन देखने को मिलता है, इस्चीमिया टू ऑर्गन एंड डिस्पनिया देखने को मिलता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, फ्लूइड थेरेपी देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके बाद हम कुछ जितना भी हमने पढ़ा उसका इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो सेल साइज है वो माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोनिक हो जाता है। इसका जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है वो है सीरम फेरेटिन, और इसमें हमें जो आयरन है उसको विटामिन C के साथ लेना होता है, ऑरेंज जूस के साथ लेना होता है। अगर हम विटामिन B9 फॉलिक एसिड की बात करें, इसका साइज मैक्रोसाइट और मेगाब्लास्टिक होता है। इस साइड में इमेच्योर RBC और ब्लड से बड़ी इमेच्योर RBC बन जाती है, और इसका जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है वो B9 लेवल है। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर विटामिन B9 की कमी हो जाए तो हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया। इसमें जो
सेल साइज है मैक्रोसाइटिक होता है, मोर देन 100 होता है। और इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट सीरम B12 है, और इसमें हम चिलिंग टेस्ट भी करते हैं और यूरिन को 24 घंटे तक कलेक्ट करके रखते हैं। और इसमें हमें रेड बीफी टंग देखने को मिलती है और लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। उसके बाद हम थैलेसीमिया की बात करते हैं। इसमें हमें एबनॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और अगर हम एक्सरे करके देखते हैं थैलेसीमिया वाले पेशेंट को, तो जो पेशेंट की स्कल है उसमें हेयर लाइक अपीयरेंस देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा सिकल सेल, जो सेल है वो सिकल शेप की हो जाती है। जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है वो है हमारा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ग्लूटामेट वेलिन म्यूटेशन देखने को मिलता है इसमें हमें। हीमोफीलिया द रॉयल्स डिजीज़। अब सवाल आता है, इसको रॉयल्स डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले ये डिजीज़ यूरोप की फैमिली में काफ़ी कॉमन थी और जनरेशन से जनरेशन पास होती थी, इसलिए इसका नाम रॉयल्स डिजीज़ पड़ गया। अब हीमोफीलिया होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब हमारे बॉडी में कोई इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन हीमोफीलिया में बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्लॉट नहीं बन पाता है और ब्लीडिंग चलती रहती है। ये डिजीज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब है डिजीज़ का एक्स जीन क्रोमोसोम पर होता है। इस वजह से मेल में डिजीज़ ज़्यादा होती है और फीमेल मोस्टली कैरियर है। 50% डॉटर कैरियर बन सकती है और 50% सन को हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये कॉमन टाइप है। हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। हीमोफीलिया सी फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और हीमोफीलिया और पैराहीमोफीलिया फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट में ब्लीडिंग बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हो सकती है। सबसे पहले एपिस्टेक्सिस, नोज से ब्लीडिंग, हेमोपटाइसिस, कफ के साथ ब्लड आना, हेमेटोएमेसिस, वोमिटिंग में ब्लड आना, हेमेचूरिया, यूरिन में ब्लड आना, हेमआर्थ्रोसिस, इसका मतलब है जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग होना। पेशेंट को जॉइंट में सीवियर पेन, स्वेलिंग और मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है। एग्जाम में अगर हीमैथ्रोसिस लिखा हुआ तो तुरंत हीमोफीलिया याद करना। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट का मेन एम है बॉडी में मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस करना। अगर हीमोफीलिया ए है तो फैक्टर 8 रिप्लेसमेंट कर देंगे, और अगर हीमोफीलिया बी है तो फैक्टर 9 रिप्लेसमेंट कर देंगे। कभी कभी FFP भी दिया जाता है क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है डेस्मोप्रेसिन। ये बॉडी में फैक्टर 8 रिलीज को इंक्रीज करता है। ये पॉइंट भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अगर हम नर्सिंग केयर की बात करें, सबसे पहले पेशेंट को ऐसे गेम अवॉइड करने हैं जहां इंजरी का रिस्क हो, जैसे फुटबॉल, हॉकी, और इसमें हम स्विमिंग कर सकते हैं क्योंकि स्विमिंग में जॉइंट्स पर कम स्ट्रेस पड़ता है और इंजरी का रिस्क कम होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, पेशेंट को मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहनना चाहिए। अगर इमरजेंसी हो जाए तो डॉक्टर्स को तुरंत पता चल जाए कि पेशेंट हीमोफीलिया का है। और तीसरा पॉइंट, एस्पिरिन और एंटीकोगुलेंट ड्रग अवॉइड करनी है क्योंकि ये ब्लीडिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉन विल्ब्रांड डिजीज़। सबसे पहले इमेज को देखिए, यहाँ एक ब्लड वेसल है जिसमें इंजरी हुई है। नॉर्मल जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो प्लेटलेट्स उस डैमेज एरिया पर चिपक जाते हैं और डैमेज को ब्लीडिंग रोक देती हैं। लेकिन प्लेटलेट्स वहाँ तक कैसे चिपकते हैं? इसके लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है जिसका नाम है वॉन विल्ब्रांड फैक्टर। सिंपल लैंग्वेज में समझो, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर है जो एक ग्लू की तरह काम करता है। जैसे फेविकॉल 2 चीज़ों से चिपकता है, वैसे ही वॉन विल्ब्रांड फैक्टर प्लेटलेट्स को डैमेज ब्लड वेसल से चिपकता है। अब मान लो ये ग्लू बॉडी में कम हो गया तो प्लेटलेट्स ब्लड वेसल पर प्रॉपरली अटैच नहीं होंगे, और जब प्लेटलेट्स अटैच नहीं होंगे तो क्लॉट नहीं बनेगा और पेशेंट में ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम मैनेजमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहला फैक्टर 8 रिप्लेसमेंट दिया जाता है, और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो FFP भी दिया जा सकता है क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं ITP पर, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा।
इस टॉपिक का मैकेनिज्म बहुत ईजी है, बस फ्लो समझ लो। इमेज में स्टेप दिए हुए हैं और हम इसको ऑर्डर में समझेंगे। पहला स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। नॉर्मली एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन आईटी में प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। स्टेप सेकंड देखते हैं। एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इमेज में आपको दिख रहे होंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स गलती से प्लेटलेट्स को भी टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं। अब ये एंटीबॉडी कोटेड प्लेटलेट सिप्लेन में पहुंचती है। सिप्लिन इन प्लेटलेट्स को फ़ौरन समझकर डिस्ट्रॉयड कर देता है, सिप्लिनोमेगली कहते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। अब जब प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो ब्लड में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाएंगे। इसको ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और प्लेटलेट्स कम होने का मतलब है ब्लीडिंग इजीली होगी। ये एग्ज़ाम के फेवरेट एमसीक्यू हैं। पटेची सबसे छोटे रेड डॉट्स जिनका साइज़ 2 से 3 mm होता है, उन्हें पटेची कहते हैं। उसके बाद परप्यूरा। पटेची से बड़े लीजन्स होते हैं, लगभग 8 से 9 mm का इनका साइज़ होता है, इन्हें हम परप्यूरा कहते हैं। उसके बाद इकोमोसिस। इकोमोसिस सबसे बड़े ब्लू ब्लैक पैचेस होते हैं जिनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, इनको हम इकोमोसिस कहते हैं। इनके साइज़ याद रखना ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में बस ऑर्डर याद रखो, पटेची, परप्यूरा और उसके बाद इकोमोसिस। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस की। सबसे पहले हम देखते हैं सीबीसी। सीबीसी में सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हमें प्लेटलेट्स काउंट इसमें हमें कम देखने को मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड में सिप्लिनोमेगली दिख सकती है। इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, पीटी और एपीटीटी नॉर्मल होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्लोटिंग फैक्टर्स की नहीं है, प्लेटलेट्स की है, इसलिए हमें पीटी और एपीटीटी इसमें नॉर्मल देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इसमें जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग हमको देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट का एम है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाना और उनकी डिस्ट्रक्शन को रोकना। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न करते हैं हम इसमें। सीवियर ब्लीडिंग में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न दिया जाता है। स्टेरॉयड थेरेपी के बाद उसके बाद स्टेरॉयड्स जैसे प्रेडनिसोलोन दिए जाते हैं। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ताकि एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय ना करें। स्प्लीनेक्टोमी, अगर मेडिसिन से भी पेशेंट इम्प्रूव ना हो और प्लेटलेट्स बार बार डिस्ट्रॉय हो रहे हो तो लास्ट ऑप्शन होता है स्प्लीनेक्टोमी, यानी स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। इमेज में आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होगी जिसके अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बने हुए हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में क्लॉट सिर्फ इंजरी वाली जगह बनते हैं, लेकिन डीआईसी में प्रॉब्लम है कि पूरी बॉडी में ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बनने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्लॉट बन रहा है तो ब्लीडिंग कैसे हो रही है। यही डीआईसी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी मैकेनिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बॉडी में बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये क्लॉट बनाने के लिए बॉडी अपने प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर यूज करती है। धीरे धीरे सारे प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम हो जाते हैं। अब जब किसी दूसरी जगह ब्लीडिंग होती है तो बॉडी के पास क्लॉट बनाने के लिए प्लेटलेट्स नहीं बचते, जिसकी वजह से पेशेंट में सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए डीआईसी को कंजेप्शन कोगुलोपैथी भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस की। पीटीएनआर बढ़ा हुआ हमको मिलता है इसमें। एपीटीटी भी हमें प्रोलॉन्ग मिलेगा। डी डाइमर इसमें पॉजिटिव आता है क्योंकि बॉडी जो क्लॉट्स बना रही होती है उनको तोड़ भी रही होती है। क्लॉट टूटने पर डी डाइमर रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। पैराडॉक्स का मतलब उल्टा लगना। पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो रही है और क्लॉटिंग भी हो रही है, तो ट्रीटमेंट कैसे देंगे। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो हम एफएपी देंगे और विटामिन के देंगे ताकि क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेस हो सके। तो एफएपी और विटामिन के देंगे ताकि क्लॉटिंग फैक्टर्स रिप्लेस हो सकें। लेकिन अगर पेशेंट में डेंजरस थ्रोम्बोसिस हो रही है तो हिपेरिन भी दिया जा सकता है ताकि नए क्लॉट्स ना बने। ये डीआईसी का ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन देखकर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आते हैं एप्लास्टिक एनीमिया या पानसाइटोपिनिया। इसमें लैक ऑफ ब्लड सेल्स होती हैं, मतलब बोन मेरो प्रॉपरली ब्लड सेल बनाना बंद कर देता है। सबसे पहले इस इमेज को देखिए। सबसे ऊपर हमारी स्टेम सेल बनी हुई है,
इसी स्टेम सेल से सारे ब्लड सेल बनते हैं। अगर बोन मेरो फैल गया तो आरबीसी भी कम बनेंगे, प्लेटलेट्स भी कम बनेंगे और डब्ल्यूबीसी भी कम बनेंगे। इसी कंडीशन को पानसाइटोपिनिया कहते हैं। इसमें सबसे पहले आरबीसी डिक्रीज होंगे तो पेशेंट को एनीमिया होगा। सिम्टम्स क्या होंगे? पैलर होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा और टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को। उसके बाद प्लेटलेट्स डिक्रीज होंगे तो पेशेंट में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। छोटी सी इंजरी में भी ब्लीडिंग रुकने को में टाइम लगेगा। उसके बाद डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होगा तो बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाएगी, पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा और रिकरेंट इन्फेक्शन कॉमन रहेंगे। एप्लास्टिक एनीमिया के कोजेज हैं एडियोपैथिक, जेनेटिक डिसऑर्डर स्पेशली फानकोनी सिंड्रोम, रेडिएशन एक्सपोजर, एंटी कैंसर ड्रग और वायरल इन्फेक्शन जैसे ईबीवी। इसके बाद हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है बोन मेरो एग्जामिनेशन। बोन मेरो एस्पिरेशन में कई बार ड्राई टैप मिलता है। ड्राई टैप का मतलब बोन मेरो से एस्पिरेट ही नहीं मिलता। बायोप्सी के लिए जमशेडी नीडल का यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है, कई बार इसको प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आरबीसी नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक होती है और रेक्टिकुलोसाइट काउंट कम आते हैं। इसका रीज़न है बोन मेरो नए आरबीसी बना नहीं पाती। एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन, अडल्ट में बोन मेरो सैंपल हम इलियक क्रेस्ट से लेते हैं और इन्फेंट में हम बोन मेरो सैंपल सिट्रनम और प्रोक्सिमल टिबिया से लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको नोट कर लेना। एडवांस थेरेपीज बीएमटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले पीआरबीसी यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, और ये दिया जाता है जब पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो और उसको सीवियर एनीमिया हो, और इसका मेन पर्पज़ है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना। सेकंड है हमारा प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन। ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनका प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो और ब्लीडिंग का रिस्क हो। एसडीपी का मतलब सिंगल डोनर प्लेटलेट, आरडीपी का मतलब रैंडम डोनर प्लेटलेट। एग्जाम में कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। थर्ड है हमारा इंजेक्शन फिल्ग्रेस्टिन। ये एक GCSF यानी ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये बोन मेरो का स्टिमुलेट करता है ताकि ज़्यादा वाइट ब्लड सेल बन सके। इसलिए जब पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम हो या कीमोथेरेपी के बाद WBC कम हो जाए तब हम पेशेंट को इंजेक्शन फिल्ग्रेस्टिन दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एंटी थ्रोम्बोसाइट ग्लोबुलिन ATG। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है। एप्लास्टिक एनीमिया में जब इम्यून सिस्टम बोन मेरो को डैमेज करता है तब ATG यूज किया जाता है ताकि बोन मेरो रिकवर हो सके। नेक्स्ट है हमारा BMT बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रोसीजर में हेल्दी बोन मेरो पेशेंट के बॉडी में ट्रांसप्लांट की जाती है ताकि नए ब्लड सेल बन सके। ये सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया और कुछ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर में किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं नर्सिंग केयर। सबसे पहला पेशेंट और फैमिली को प्रॉपर एजुकेशन देनी है और रेगुलर फॉलोअप के लिए मोटिवेट करना है। इन्फेक्शन प्रिकॉशन, क्योंकि बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तीसरा हमारा ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, पेशेंट को इंजरी से बचाना। और लास्ट है हमारा एनीमिया केयर, पेशेंट को न्यूट्रिशन डाइट, प्रॉपर रेस्ट और इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। एप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ और साइटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। उसके बाद हम इस टेबल को समझ लेते हैं। प्लेटलेट्स नॉर्मल होती है हमारी 1.5 लाख से 4 लाख। आईटी में हमको प्लेटलेट्स लो देखने को मिलेंगी। हीमोफीलिया में प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल होता है और डीआईसी में हमारा प्लेटलेट्स काउंट है वो लो होता है। उसके बाद पीटीआईएनआर नॉर्मल, आईटीपी में हमारा पीटीआईएनआर नॉर्मल होता है। हीमोफीलिया में भी पीटीआईएनआर नॉर्मल होता है और डीआईसी में हमारा जो पीटीआईएनआर है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके बाद एपीटीटी, आईटीपी में हमारा जो एपीटीटी है वो नॉर्मल होता है। हीमोफीलिया और डीआईसी में प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके बाद ब्लीडिंग टाइम,
आईटीपी में हमारा ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है और हीमोफीलिया में हमारा ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है और डीआईसी में हमारा जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो फ्यूचर नर्सेस, इसी के साथ हमने एनीमिया चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वॉन विल्ब्रांड डिजीज़, आईटीपी, डीआईसी और एप्लास्टिक एनीमिया जैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में समझे हैं। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता। आज ही इस चैप्टर के कम से कम 100 MCQ जरूर प्रैक्टिस करिए, तभी कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपने ये पूरी सीरीज़ सिंसियरली कंप्लीट कर ली है तो मुझे पूरा भरोसा है कि हेमेटोलॉजी से एग्ज़ाम में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिशन नर्सिंग सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में एक बार चैप्टर कंप्लीटेड ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चले आपने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग और कीप मूविंग टुवर्ड्स योर नर्सिंग सिलेक्शन। थैंक यू।